नमस्कार दोस्तों, लीगल मोनोलॉजी में आपका स्वागत है। साल 2014 बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 3 अहम मुद्दों को शामिल किया जाता है। पहला, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। दूसरा, अयोध्या राम मंदिर विवाद को खत्म करना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश भर में लागू करना। तो जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है। अयोध्या राम मंदिर विवाद का भी खात्मा हो चुका है और अब बचा है तो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को पूरे देश भर में लागू करना। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कहना चाहता हूं देश की जनता को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अड़िग है, ऑफर है और हम लाकर रहेंगे। परंतु सारी भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश भर में लागू करने पर विचार विमर्श किया है। इससे पहले भी जितनी सरकारें आई और जितनी सरकारें गई, उन सभी सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश भर में लागू करने पर विचार किया, लेकिन सारी सरकारें विफल रही, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में लगातार जनता की आवाज़ें उठती रही हैं और जिसके कारण सरकारों को पीछे हटना पड़ा है। तो देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी बाकी सरकारों की तरह पीछे हटती है या नहीं। तो इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले हमारा ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या और इसका जिक्र है कहाँ पर संविधान में। तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में ये साफ साफ कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व होगा। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यह कानून एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जिसमें शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड किन किन देशों में लागू है? वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूएसए, टर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इजिप्ट जैसे और भी कंट्रीज हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन किया जाता है। तो अब इतिहास में चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भारतीय इतिहास। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में हो रहे जुबानी जंग के बीच आपको यह बता दें कि इस देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां 1867 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इतिहास के पन्नों पर अगर जरा हम नज़र डालें तो 1510 से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा करने की शुरुआत कर दी थी। इस राज्य में 451 सालों तक पुर्तगालियों का शासन रहा। इस दौरान पुर्तगाली शासन ने गोवा में कई कानूनों को लागू किए, जिनमें से एक कानून पुर्तगाल सिविल कोड के नाम से जाना गया। इस कानून की रूपरेखा गोवा में नहीं बल्कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के अजूडा नेशनल पैलेस में तैयार की गई थी। पुर्तगाली तो चले गए लेकिन कानून फिर भी रह गया। 667 पन्नों में दर्ज पुर्तगाली सिविल कोड को बनाने की शुरुआत 1 जुलाई 1867 को हुई। पुर्तगाल में बनाए इस कानून को राजशाही फैसले के बाद गोवा में लागू कर दिया गया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा के तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि गोवा में पुर्तगाली शासन तो खत्म हो गया, लेकिन पुर्तगाली शासन के कानून खत्म नहीं हुए। राज्य में अभी भी पुर्तगाली शासन के समय से चला आ रहा पुर्तगाली सिविल कोड लागू है। भारत सरकार ने इसे गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 में शामिल किया है। तो अब हमें यह समझना होगा कि गोवा सिविल कोड आखिर है क्या। इस कोड के तहत गोवा में शादी के बाद दंपत्ति एक दूसरे की संपत्ति के अधिकारी हैं। तलाक की स्थिति आने पर आधी संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होगा। माँ बाप को अपनी आधी संपत्ति अपने बच्चों के साथ बांटना होगा, जिसमें बेटियां बराबर की हकदार होंगी। राज्य में कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। गोवा में इनकम टैक्स के नियम दूसरे राज्यों से अलग हैं। वहीं अगर पति पत्नी दोनों कमाते हैं
तो दोनों की कमाई को जोड़कर यानी कुल कमाई पर टैक्स लगाया जाता है। पति को अपने घर बेचने के लिए पत्नी की इजाज़त लेनी पड़ती है। ये है गोवा सिविल कोड, जहाँ महिलाओं को भी बराबर का दर्जा दिया गया है, हक दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि के साथ यूनिफॉर्म और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या?